नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम। मैडम, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे जियो पॉलिटिकल टेंशंस की। एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट में तनाव जो है वो बढ़ गया है। असल में इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई अहम ठिकानों पर हवाई हमला किया। बताया जा रहा है कि ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर किया गया है। इस हमले से दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका असर आज देश दुनिया के शेयर बाजारों पर भी पड़ा। दिन के दौरान सेंसेक्स में 1100 पॉइंट्स की गिरावट देखी। वहीं एशियन बाजार में भी हिचकोले जो है वो खाते हुए हम लोग देखे। क्या फिर से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो है वो बढ़ने वाली? आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे टाटा एसेट मैनेजमेंट की चेतावनी। टाटा एसेट मैनेजमेंट ने एक नई रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को विदेशी निवेशकों की तरफ से मिलने वाला फंड कम हो सकता है, क्योंकि अब एफआईआईज की प्रायोरिटी में भारत काफी पीछे चला गया। क्या है एफआईआईज की प्रायोरिटी लिस्ट? कौन सा देश पहले नंबर पर आता है? जानने की कोशिश करें। अंतिम में चर्चा करेंगे भारत और चीन के संबंधों की। ग्लोबल मार्केट में मचे कोहराम और दुनिया भर में जारी उठापटक के बीच एक अच्छी खबर आई, जो भारत और चीन के बीच संबंधों को लेकर के। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच धीरे धीरे गर्माहट जो है वो लौटती हुई दिख रही है। दोनों देशों ने सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने, वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने और सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करने जैसे अहम कदमों पर सहमति जताई। भारत और चीन के संबंधों का पटरी पर लौटना कैसे ग्लोबल मार्केट और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा, डिकोड करने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में कई बम गिराए गए। इजराइल ने ईरानी आर्मी के ठिकानों और उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इस हमले के बाद अब ग्लोबल टेंशन जो है बढ़ चुका है, जिसके कारण शेयर बाजार भी प्रभावित होने लगा है। आज की बात करें तो निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज यानी 24,888 से गिरकर 24,473 पर आ गया। सेंसेक्स में दिन के दौरान 1,100 अंकों की गिरावट देखी गई। वहीं कच्चे तेल के दाम में भी इजाफा हुआ है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा जो है पैदा हो गया। मैडम, क्या फिर से बाजार और निवेश की दुनिया में हलचल मचने वाला है? हेलो विशाल, शुक्रवार का दिन काफ़ी हलचल वाला रहा। एशियन बाज़ारों में हमने जो देखा वहाँ पर एक डाउनफॉल नज़र आई और भारतीय बाज़ारों ने भी रिएक्ट किया। और फ्राइडे द 13th एक अशुभ दिन जो माना जाता है, उसकी छवि आज हमें नज़र आई। हालांकि इसकी सुगबुगाहट हमें कल भारत में इतने बड़े विमान हादसे के बाद मिली ही, तो मूड वैसे ही ख़राब था। और आज बाज़ारों ने और भी इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के जिस तरह से फर्स्ट हाफ में रिएक्ट किया है, सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी आनी दिखी थी। लेकिन क्रूड अभी भी टॉप ऑफ द माइंड सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। और ऐसे में पूरे ग्लोबल ऑयल का जो सप्लाई चेन है उसमें ईरान का जो हिस्सा है, मैं पढ़ रही थी 3 से 4% का है। हालांकि हम ईरान से तेल नहीं लेते हैं, पर अगर ईरान का ये सप्लाई चेन अगर हैम्पर होता है तो ओवरऑल क्रूड के प्राइसेस में हम ऑलरेडी आज उबाल देख रहे थे, काफी ऊपर चला गया था क्रूड। जी मैम, मेरे पास कुछ डेटा है। देखिए, बेंचमार्क जो है ब्रेंट क्रूड वो 11.5% से ज्यादा उछलकर $78.50 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जबकि नाइमेक्स क्रूड जो है उसमें 12% की तेजी देखने को मिल रही है। और ये कहां चढ़कर बंद हुआ है मैडम? तो $77.58 के आसपास जाकर पहुंच गया और रही सही का सर, शाम तक जेपी मॉर्गन के जो उन्होंने जो अनुमान जारी किया, उनका कहना है कि क्रूड की कीमत $120 प्रति बैरल को क्रॉस कर सकती है। जेपी मॉर्गन ये भी कह रहे हैं, जो कि काफी डरावनी बात है, कि 7% चांसेस है वर्स्ट केस सिनेरियो के। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है, इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। अब सोचिए, ईरान और इजराइल जब भिड़े, ईरान से हम तेल लेते भी नहीं, तब भी क्रूड की महंगाई ने हमें डरा दिया, क्योंकि हम इंपोर्ट इतना कर रहे हैं क्रूड की, अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो हम भारत का इंपोर्ट बिल जो है उसको एक झटका मिलेगा। अभी टैरिफ को लेकर सिचुएशन क्लियर नहीं है, ऊपर से क्रूड पर ये बुरी खबर आती हुई, तो ये अनसर्टेनिटी है। इसीलिए आज गोल्ड
इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। गोल्ड 1 लाख के पार चला गया। मैडम, एमसीएक्स पर जो गोल्ड का जो भाव है वो 1 लाख को पार करता हुआ दिख रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है मैडम कि लगातार जिस तरह से जो कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस में हम लोगों ने गिरावट देखने की उम्मीद की थी, पहली बार जब 1 लाख का जो आंकड़ा पार किया तो उस समय देखिए हाय तौबा मच गया था। उसके बाद हल्का सा उसमें ईज ऑफ आया मैडम, फिर 92,000 से लेके 96,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। आदमी को लग रहा था कि उसके नीचे की भी गिरावट आएगी। कई रिपोर्ट्स हम लोगों ने भी की थी जिसमें कही गई थी कि 80,000 के लेवल तक भी आता हुआ दिखेगा। उसके बाद अब देखिए वेडिंग सीजन हो या तमाम तरह के जो फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, उस समय अगर कीमतें कम होती तो बेहतर बात होती। पर गोल्ड का यही नेचर होता है, जरा सी अनिश्चितता बढ़ती है और गोल्ड सेफ हेवन की तरह चमकने लगता है जोरदार। थोड़ा सा हमने अभी स्लंप देखा 2 हफ्ते गोल्ड की कीमतों में, लेकिन वापस देखिए आज गोल्ड की कीमत फिर से भारतीय बाजारों में तो 1 लाख से ऊपर चली गई थी। डॉलर में भी नए हाईज वो छू रही है और इस गोल्ड और क्रूड इन दोनों का जो आज हमने इंपैक्ट देखा और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स में नजर आया। और एक और बात, 25,000 का जो स्तर है वहां पहुंच करके फिर वहां सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ग्लोबल खबरें जो हैं उस पर इंपैक्ट डाल रही हैं और अब सबकी नजर रहेगी कि इजराइल और ईरान के बीच में आगे क्या होता है, ईरान क्या रिटेलिएट करेगा। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज के भी इंटरेस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, वो डेटा भी अगर आप बता दें मैडम, वो हमारे पास डेटा है भी, जो कंपनियां जो हैं इंडियन कंपनियां, ईरान को हम सबसे ज्यादा चावल देते हैं, तो जो चावल की कंपनियां जो सप्लाई करती हैं ईरान को, उनके लिए ये नेगेटिव खबर है। वॉर की स्थिति में यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ ईरान में विशाल ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के छाबार में जो है ऑयल फील्ड है, ये भी एक बहुत। और आज अदानी के स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी। क्यों देखी? क्योंकि अदानी का भी जो है बहुत बड़ा पोर्ट जो है वो इजराइल में है, हाइफा, और इसकी वजह से अदानी के स्टॉक्स में भी आज हमें प्रेशर देखने को मिला। तो ये सबके तार जो है ना भारतीय कंपनियों से जुड़े हुए हैं। आप बताइए, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के फील्ड हैं, टाटा स्टील वहां पर काम करता है ईरान में। तो ईरान में ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, चावल से जुड़ी कंपनियां, इनके लिए बुरी खबर है। ईरान में अगर स्थिति बिगड़ती है, टाटा स्टील के लिए बुरी खबर है। इजराइल की अगर हम बात करें, सन फार्मा का प्लांट है पूरा वहां पर, और भारतीय जो फार्मा क्षेत्र है वहां पे काफी उनके वहां पर प्लांट्स हैं, वहां पर वो दवाइयां देते हैं। तो सन फार्मा हो गया, अदानी पोर्ट जैसे मैंने बताया, हाफिया में एक पोर्ट है उनका, उसको लेकर के चिंता बढ़ी। डॉक्टर फार्मा में लिस्ट और है, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, टीसीएस, संवर्धन, मदरसन, इन सब के बिजनेसेस इंटरेस्ट वहां पर हैं, सर्विसेज और प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और अगर ये टेंशन एस्केलेट होते हैं, और जो कि अभी तो लग रहा है कि एस्केलेट हो रहे हैं, और अगर ये एस्केलेट होते हैं तो फिर भारतीय कंपनियों के लिए जो है कठिन समय शुरू हो रहा है। और ये इक्विटी बाजार में हमने एक झलक देख ली 2 दिन में, आज और कल के कारोबार में करीब 8 लाख करोड़ की बिकवाली हो गई है और बाजार का मूड बिल्कुल अभी जो है गर्त में नजर आ रहा है। विशाल जी, एक और बुरी खबर ये भी है मैडम कि देखिए भारतीय रुपए जो है डॉलर के मुकाबले 86 के लेवल के नीचे जाकर बंद होता हुआ दिख रहा है, जो पिछले 2 महीने का सबसे निचला स्तर है। तो जिस तरह से देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं, जिस तरह से वॉर वाली जो सिचुएशन फिर से आते हुए दिख रही है मैम, इसका क्रोनोलॉजी भी है। देखिए पहले रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद देखिए जो ट्रंप साहब का जो टैरिफ वॉर चलने लगा उसमें वो थमता हुआ देखा, तो फिर इंडिया पाक के बीच में थोड़े से टेंशन आते हुए देखे। अब देखिए कि इजराइल ईरान, मतलब कभी भी आदमी जो है ग्लोबल एरिना में शांति की उम्मीद नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ होता रहेगा और इसके लिए अब हमें तैयार रहना होगा, हमें समझना होगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। और ऐसे में हम जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो लोगों को लगता है कि क्या इतना सारा टर्मोइल है, अभी निवेश नहीं करना चाहिए, अभी हमें दूर रहना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं, ये अनसर्टेनिटी जो है ये 2025 में खींचने वाली है, और आप 2025 में पूरा अपना पैसा खींच करके नहीं बैठेंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा। पर यही समय भी होता है जब आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी जारी रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब ये ईरान और इजराइल के बीच की जो टेंशन है, ये एक बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर डाल सकती है। एग्जैक्टली, मतलब आप कहना चाह रही है मैडम कि हम लोग को महंगाई की मार पड़ने वाली है। बिल्कुल, महंगाई के आंकड़े हैं जो हमें बहुत सब्ज बाग दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये जो हकीकत है, जमीनी हकीकत जो है वो है कि क्या क्रूड में ये जो उबाल आ रहा है, और अगर जेपी मॉर्गन कह रहा है $120 के स्तर पर जाएगा, तो भाई कहाँ पहुंच जाएगा ये तेल का दाम। आप ये कह सकते हैं हम तो ईरान से ले नहीं रहे हैं तेल, हम तो ले रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई में दिक्कत आ जाएगी। हाँ, ग्लोबल सप्लाई का पूरा जो चेन है वो गड़बड़ा जाएगा। क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो जो भी देश, अगर रशिया से भी हम ले रहे हो, हमें सस्ता थोड़ी देगा, वो तो मार्केट भाव पर ही हमें देगा ना भाई। तो फिर पेट्रोल और डीजल की महंगाई के लिए तैयार रहिए। इंपोर्ट बिल
जो है हमारा जो इम्पोर्टेड महंगाई जो भारत में कदम रख सकती है उसके लिए तैयार रहिए। तो अभी हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ये वॉर रुक जाए, थम जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में टेंशन रहती ही रहती है हमेशा ही, कोई नई बात नहीं है। और ये सडनली हम इसमें कभी कभी देखते हैं कि ये फिर शांत भी हो जाते हैं, लेकिन फिर उबाल जब आता है तो पूरा इकोसिस्टम हिला के जाता है। मैडम आपने इन्वेस्टमेंट की बात की तो आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए दुनिया भर के ज़्यादातर देश जो हैं वो फिर से आंकड़ा आने लग गया कि वो फिर से गोल्ड को स्टोर करने में लगे हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय बैंक हो, चीन और भारत हो, वो भी खूब सोना खरीद रहा है, जिस कारण से भी कहा जा रहा है कि गोल्ड की जो कीमतें वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ETF पर बात करना चाहेंगे मैम, ETF जैसे जो निवेश विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनमें खरीदारी लौटती हुई दिख रही है और उस वजह से भी कहा जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें वो बढ़ती हुई दिख रही है। चूँकि आप इन्वेस्टमेंट वाला जो सेक्टर उसको बहुत बारीकी से देखती हैं, SIP के सेगमेंट सारे ETFs जो हैं वो भी अपनी गोल्ड होल्डिंग बढ़ा रहे हैं रिजर्व बैंक के साथ साथ। हमारे देश का रिजर्व बैंक ही नहीं, अमेरिका हो, चीन हो, सारे ही सेंट्रल बैंक जो हैं वो गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, ETFs भी ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। और हमने भारत में देखा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बंद होने के बाद ETF एकमात्र रास्ता बचे। गोल्ड, फिजिकल गोल्ड इतना महंगा होगा कि लोगों के पहुंच के बाहर हो गया। ऐसे में आप एक यूनिट ETF की जब आप खरीदते हैं, आपका पैसा प्योर 99% प्योरिटी वाले गोल्ड में लगता है, उसकी बैकिंग गोल्ड रहती है और आपको बहुत ही आसानी से पॉकेट फ्रेंडली गोल्ड मिल जाता है। इसलिए गोल्ड ETF की मांग भी बढ़ रही है। आपके पूरे ओवरऑल एसेट एलोकेशन में 10 से 15% जो है वो गोल्ड की तरफ होना चाहिए। गोल्ड अगर इतना महंगा हो गया है, फिजिकल गोल्ड खरीद नहीं पा रहे हैं लोग, 1 लाख के ऊपर कीमत है, शादी ब्याह में भी लोग हाथ खींच रहे हैं कि भाई गोल्ड कहाँ पहुंच गया है। तो ऐसे में गोल्ड ETF एक विकल्प की तरह उभर रहा है और चमक रहा है जोरदार। गोल्ड ETF के जो ताजा आंकड़े आए वो भी बता रहे हैं। गोल्ड ETF के साथ साथ सिल्वर को नहीं भूलिए, सिल्वर ETF में भी हम जबरदस्त खरीदारी देख रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेंड में बदलाव था प्रियंका मैम, मैं आपसे न्यूज रूम में डिस्कस भी कर रहा था कि गोल्ड ETF के मुकाबले वो सिल्वर वाला जो मामला है वो ज्यादा। आपने भी एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने भी कहा कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। जी जी जी। हाँ, तो सिल्वर इज द न्यू गोल्ड और आपके पोर्टफोलियो में सिल्वर और गोल्ड दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जब इक्विटी मार्केट में इस तरह की रिस्क जैसे आज हम देख रहे हैं ना, जो डाउनफॉल होता है, उनको बैलेंस करने के लिए ही ऐसे बुरे वक्त के लिए गोल्ड और सिल्वर जो है उनकी चुभन, यानी अगर बहुत ज्यादा गिर रही इक्विटी तो उनकी चुभन को कम करने का काम करते हैं। इसलिए गोल्ड और सिल्वर ETF, और लोग इस बात को अब समझ रहे हैं। प्रियंका मैम प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रॉबर्ट कियोसाकी साहब को भी इस पिक्चर में जोड़िए। बिल्कुल, उन्होंने भी यही कहा कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। और जिन कमोडिटी एक्सपर्ट से विशाल बात करते हैं उन्होंने भी कहा कि सिल्वर को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। हमेशा सिल्वर एक डिस्टेंट पुअर कजन की तरह नजर आता है, लेकिन सिल्वर का इस्तेमाल हमारे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में इतना हो रहा है कि सिल्वर को आप मिस नहीं कर सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सिल्वर होना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी से लेकर के विशाल के शो के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, डोंट मिस दिस बस। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाटा एसेट मैनेजमेंट की। टाटा AMC ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी। अपनी रिपोर्ट में टाटा AMC ने कहा कि 2025 में भारत को विदेशी निवेशकों यानी FIIs की तरफ से मिलने वाला फंड कम हो सकता है। कहा जा रहा है कि उनके प्राथमिकता में यानी उनके प्रायोरिटी में भारत, चीन और यूरोप के बाद आने वाला नंबर है। मैडम, कल भी FIIs ने 3000 करोड़ से अधिक का माल बेचा था। इस महीने की बात करें तो जून में FIIs ने अब तक 3548 करोड़ की बिकवाली की। क्या वजह है कि ये भारत से मुंह मोड़ लेना चाहते हैं? अर्निंग सीजन का बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है विशाल, ठीक है। अर्निंग सीजन में जो है जिस तरह के हमने ये क्वार्टर तो हमने अच्छा देखा कंपनियों के लिए, लेकिन जो प्रोजेक्शन उन्होंने आगे के क्वार्टर्स के दिए हैं वो अच्छे नहीं हैं और ये बहुत बड़ी चिंता है कि कंपनियों की कमाई का जो प्रोजेक्शन आगे आने वाले समय में दिख रहा है वो कमज़ोर दिख रहा है और इसीलिए अर्निंग पर शेयर जो होता है, EPS का अनुमान जो है ना वो भी घटता हुआ नजर आ रहा है बाकी एशियन कंट्रीज के मुकाबले, ठीक है। तो क्या है, अर्निंग्स में हम ठीक दिख रहे हैं इस क्वार्टर में, लेकिन दिक्कत कहाँ है, वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं। वैल्यूएशन को लेकर चिंता है। कई एक्सपर्ट्स भी मुझसे जिनसे मैं बात करती हूँ वो बार बार ये पॉइंट आउट कर चुके हैं कि वैल्यूएशन को लेकर चिंता अभी बनी हुई है। अभी हम और करेक्शन देख सकते हैं और प्राइजेस जहां पर हैं वो अभी भी बहुत हाई हैं। तो अर्निंग आपकी ठीक ठाक आ रही है लेकिन आपके फ्यूचर प्रोजेक्शन अच्छे नहीं आ रहे हैं। वैल्यूएशन को लेकर के चिंता है। फोर्थ क्वार्टर की कमाई अच्छी रही है लेकिन जो प्रोजेक्शन कंपनियों ने दिए हैं आगे के लिए वो अच्छे नहीं है, तो मुनाफा कहीं ना कहीं आगे उनका घटेगा, इसका इंपैक्ट नजर आएगा और इसीलिए इंडियन मार्केट उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं चाइना और यूरोप के मुकाबले। जब इसको कंपेयर किया जा रहा है तो चाइना और यूरोपियन नेशंस जो हैं, वहाँ की जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो अर्निंग्स
ईपीएस को लेकर के अनुमान घटा है, वही मैं देख रही थी, जो निफ्टी 50 में 36 कंपनियों की जो है ना वो अनुमानित ईपीएस जो है ना उसमें कटौती, उसमें हमें एक प्रेशर नजर आ रहा है FY26 में। तो सोचिए निफ्टी 50 की 50 में से 36 कंपनियों का जो अर्निंग पर शेयर जो रहेगा उसके अनुमान में कटौती नजर आ रही है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब मोर देन 50%। 36 कंपनीज कह रही हैं, केवल 8 कंपनियों के अनुमान अच्छे हैं, और जिस रफ्तार से बढ़ा है ईपीएस 4.7% का, ये भी कोई सैटिस्फैक्टरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ को लेकर के ये टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इस तरह का एक चेतावनी दी है कि भारत पर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो रहा है, भारत का हिस्सा घटता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक एफआईआईज की बात है, क्योंकि हम बराबर उनका भी निकलना देख रहे हैं, हालांकि डीआईआईज ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने संभाला हुआ है बाजार को, लेकिन एफआईआईज का निकलना आपके सेंटिमेंट को बिगाड़ता है। अर्निंग सीजन में आपने फोर्थ क्वार्टर में अच्छा तो किया, लेकिन आप भविष्य में कह रहे हैं हम अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे, उतना अच्छा नहीं करेंगे। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए टाटा एएमसी की ये चेतावनी निकल कर आ रही है विशाल जी। लेकिन आपने ठीक कहा मैडम, डीआईआईज जो हैं वो बाजार को थामते हुए नजर आ रहे हैं। कि मार्च 2025 की बात की जाए या इस साल की भी बात की जाए मैडम, तो ओवरऑल पिक्चर की मैं बात करूं तो 3,29,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उनके द्वारा किया गया है डीआईआईज, यानी 3.29 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और वही जो भारतीय शेयर बाजार से एफआईआईज का जो रुख है वो घटता बढ़ता रह रहा है। जिस तरह से जो अनसर्टेनिटीज़ का माहौल है, कभी उनका जो पैसा है वो बाहर जाता हुआ दिखा है। हालांकि इस महीने की मैं बात करूं तो मार्केट एक्सपर्ट से मेरी बातचीत हो रही, तो वो कह रहे हैं कि विशाल कल के जो आंकड़े हैं वो 3,000 करोड़ के बिकवाली के हैं, लेकिन अगर इसी महीने की बात की जाए तो वो भी आंकड़ा जो है निगेटिव में है, 3,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। लेकिन पिछले महीने का जो आंकड़ा है वो 10,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी का था, लेकिन वो भी अच्छी खासी खरीदारी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। ये 2025 का साल ऐसे ही बीतने वाला, ये अनसर्टेनिटीज के, हम आधा साल गुजर चुका है, हम छठे महीने में पहुंच चुके हैं, और देखिए एक क्लियर डायरेक्शन बाजारों से, एक क्लियर इंडिकेशन या एक क्लियर मजबूती नजर नहीं आ रही। हम मानते हैं इक्विटी का मतलब इक्विटी मार्केट का एक पैमाना नहीं है, लेकिन और इक्विटी मार्केट हमेशा ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगा, वहां उतार स्ट्रेट नहीं जाएगा। इसी से मुझे याद आ रहा है, आपसे चर्चा भी हो रही थी कि कहा जा रहा था कि एक हफ्ते से बाजार चल भी रहा था, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि कुछ हल्की मुनाफा वसूली भी की गई है, ये भी बात थी कहने को मिल रही थी। लेकिन धक्का तो लग रहा है ना, अगर आपके जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो भारत उससे आइसोलेशन में तो नहीं रह सकता है। अभी तक यहाँ पर हमने जिस तरह से देखा है, रशिया यूक्रेन का भी इम्पैक्ट हमने देखा, फिर भारत की अपनी जो एक ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, और अब ईरान और इराक को उलझते ईरान और इजराइल को, माफ कीजिएगा, ईरान और इजराइल को उलझते हुए हम देख रहे हैं। प्लस ध्यान रखिएगा कि अभी भी रशिया और यूक्रेन में सब कुछ शांत नहीं हुआ, वहां भी चल रही है, तो इसीलिए और मैडम ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री मोदी साहब ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भी बंद नहीं हुआ, वो भी चल रहा है, तो अनसर्टेनिटी तो है, उसका असर तो हम देखेंगे। और ऐसे में अगर हम कहें कि कंपनियों को लग रहा है कि अभी भारत उतना अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें निवेश के लिए, और वो नहीं आना चाहती हैं, तो उनके पास अपने रीजंस भी होंगे, अपनी स्टडीज भी होगी। और मैडम इस रिपोर्ट पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे भी ग्लोबल मार्केट की रिपोर्ट है, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट है, जो भारत पर भरोसा भी करते हैं, भारत पर भरोसा भी करते हैं। जैसे मार्क मोबियस जो है बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट का दौर है, मैं बहुत कैश पे, और तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट में ही अब पैसा बनेगा। आप वो खुद कहते हैं कि तमाम उनके पास, जैसे आप जियो ब्लैक रॉक को बहुत आप कवर करती हुई दिखती हैं, वो 11.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का उनका एसेट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रह चुका है। उसी तरह के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं मैडम जिनके पास अच्छा खासा लंबा अनुभव है, वो कह रहे हैं कि मैं पूरे कैश पे बैठा हुआ हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब इमर्जिंग मार्केट्स में अच्छा दौर लौटे तो मैं पैसा पंप करूं। तो ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय बाजार को लेकर बुलिश हैं। लेकिन क्या है, पैसा अभी रुका हुआ है जी, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं राइट टाइम का। और ऐसे में जब अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जो आपकी अर्निंग कमाई प्रति शेयर, वो दिखाती है कि एक स्लोनेस है 4.7% की, जो 2017 के बाद कोविड वाले पीरियड को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा धीमी है। तो पैसा कैश पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं मौके का, और ऐसे में जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उन्हें बहुत क्लोजली वो भी वॉच कर रहे हैं। अपने कोविड की बात की तो कोविड वाला भी एक फैक्टर बीच में आया था जो हम लोगों ने लगातार देखा, उसके बाद भी बाजार में गिरावट आई थी, उस वजह से भी जो हलचल है, अनसर्टेनिटीज, वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि कोविड वाला भी जो मामला है गाहे बेगाहे आ ही जाता है। बिल्कुल। तो 2025 अभी तक 6 महीने, छठे महीने पर हम हैं, और सबसे बड़ा सिग्नल जो है और वो है सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मार्केट में मचे कोहराम और दुनिया भर में जारी भारी उठापटक के बीच भारत और चीन को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक दोनों देश के बीच धीरे धीरे गर्माहट लौटती हुई दिख रही। दोनों देशों ने सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने, वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने और सीमा पार नदियों पर डेटा शेयरिंग करने जैसे अहम कदमों पर सहमति जताई। ये फैसला भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग की 2 दिवसीय वार्ता में लिया गया। मैडम, ये खबर ग्लोबल मार्केट और पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी है? फाइनली हम एक अच्छी खबर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने घबराहट वाली खबर डिस्कस की, लेकिन अब विशाल ये अच्छी खबर है, अच्छे इंडिकेशन है। और मुझे लगता है ये आफ्टर इफेक्ट है कि जब हमने देखा कि यूएस और चीन ये दोनों जो है एक तरह से सहमति पर पहुंच रहे हैं। अभी फाइनल डिसीजन होना है, पर इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो मिले, उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया और ऐसा लग रहा है कि अब बस जो है डॉटेड लाइंस पे सिग्नेचर होने हैं और सब कुछ यूएस और चाइना के बीच में मामला सुलझता हुआ दिखेगा। और मुझे लगता है अब भारत और चीन के बीच में भी हम स्थिति को सुधरते हुए देखेंगे, क्योंकि विदेश मंत्री दोनों देशों के जो मिले हैं और उनकी जो बातचीत हुई है उसमें जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, उसमें बहुत सारे इंडिकेशन में बताया गया कि अब डायरेक्ट फ्लाइट्स जल्दी शुरू करने जो रद्द होती उस पर काम किया जा रहा है। साथ ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा जो हम सभी के दिल से भी बहुत जुड़ा हुआ है, उसको भी फिर से शुरू करने की बात हो चुकी है। और 50 यात्रियों का पहला जत्था हम देखेंगे कि बस एक आध हफ्ते 10 दिन के अंदर रवाना भी होने वाला है। कुल 750 यात्रियों का चयन भी किया जा चुका है। तो पहला हमने देखा डायरेक्ट फ्लाइट्स जल्दी शुरू होंगी, दूसरा कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो सकती है, और नदियों पर डेटा शेयरिंग ये भी काम जो रुका हुआ था इसको भी एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है। ये जो 2 दिवसीय जो इनकी बैठक हुई है उससे ये जो कुछ बातें निकल कर के आ रही हैं, और ये है कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग जो है वो फिर से दोनों देशों के बीच में, भारत और चीन के बीच में शुरू हो सकती है। पीपल सेंट्रिक इंगेजमेंट्स को अब बढ़ावा देने की फिर से कोशिश की जाएगी, और इसके तहत वो जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी वाले जो कदम होते हैं, मीडिया और थिंक टैंक और जो है डेटा शेयरिंग वाला मामला जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मैग्नेट, इस पर भी बातचीत शुरू है और इस पर भी एक स्टेबिलिटी, एक सहमति लाने की कोशिश की जा रही है। सो जो रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट का मामला है, इसमें हमने जब देखा कि यूएस और चीन के बीच में भी जब सहमति की बात हो रही थी तो ये जो था ना, ये उस समय खबरें आ रही थी मैडम कि ये दोनों तो मिल गए, भारत को दरकिनार कर दिया। हाँ, लेकिन अब लग रहा है कि बात यहाँ पर हो रही है। भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के भी जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में अब फोन्स बन रहे हैं, टीवी, बहुत सारे OEMs हैं, हाँ, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कई बड़ी बड़ी कंपनियों को माल भेजते हैं, सप्लाई करते हैं देश के बाहर भी, उनके लिए भी ये अच्छी खबर है। तो अब भारत भी इसमें अपनी डील जो है चाइना से पक्की करने वाला है। तो चाइना ने इस रेयर अर्थ मिनरल वाले मामले को जिस तरह से खेला है, मानना पड़ेगा भाई, चीनी दिमाग जो है उसने पूरी दुनिया को जो है घुमा करके रख दिया। अमेरिका से लेकर के भारत, सभी जो है वो परेशान हो गए। जापान में हमने देखा कि कहा गया कि स्विफ्ट का प्रोडक्शन रोक दिया। ई-विटारा को लेकर कहा जा रहा था कि प्रोडक्शन हॉल्ट हो सकता है। हाँ। और तमाम जितने भी जो ऑटोमेकर कंपनी पे जितना जोर था सरकार का, वो पूरा एक तरह से वहां पर एक जोरदार झटका ये लग सकता था। इसीलिए ये सभी के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वहां पे बात करें, भारत के लिए, अमेरिका के लिए, ठीक है। इन दोनों को चीन से इस बात पर पैक्ट करना ही होगा कि कैसे बढ़ें। और साथ ही साथ आपने कहा आई ओपनर ना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं उस दिन भी कह रही थी कि भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है उसके पास, पर कुछ काम नहीं हो रहा है इस पे। मैडम, स्थिति ऐसी हो गई थी प्रियंका मैम कि सियाम को गोपनीय चिट्ठी लिखनी पड़ गई थी। तमाम जो हैं ऑटो व्हीलर्स जो कंपनियां हैं वो कह रही थी कि भाई जल्दी अगर इस पर समझौता नहीं बनता हुआ दिखेगा तो प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा, और इसी महीने, अगले महीने तो स्थिति और बद से बदतर होती हुई चली जाएगी। मतलब, और कल हम लोगों ने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था आपके साथ, जो 52,000 करोड़ के जो कार्स जो हैं वो पाइलअप हो रहा है। एग्जैक्टली, तो वो भी अहम फैक्टर है। सोचिए, वो पाइलअप हो ही रहा है, और अब यहाँ पर अगर इस तरह से कुछ प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा तो और बताइए क्या होगा, और वहां पर एक स्टकअप हो जाएगा पूरा ऑटोमोबाइल। जबकि वो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो है लेबर इंटेंसिव है, वहां सबसे ज्यादा रोजगार होते हैं, स्किल्ड लेबर फोर्स वहीं खपती है।
तो तमाम जो इकोनॉमी का जो पहिया है वो रुकने की बात हो रही थी। लेकिन और मैं ये चीन वाले मामले में आपको बताना चाहूंगी कि विदेश मंत्री जयशंकर जी उन्होंने भी बयान दिया है कि भारत और चीन तेजी से उभरती शक्तियां हैं और इन दोनों के बीच में बातचीत जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रही है, लेकिन अब जो है बातचीत शुरू हो चुकी है। तो सारे ही जो इंडिकेशन है, चाहे मानसरोवर यात्रा हो, वीज़ा की प्रक्रिया हो, सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत वो एक्सचेंज ऑफ पीपल, कल्चर हो, ये सब पॉजिटिव इंडिकेशन अभी तो दे रहे हैं कि अब ये बातचीत शुरू हो गई है। रेयर अर्थ मिनरल और मैग्नेट को लेकर जो चिंता थी वो भी शायद उसमें भी हम एक कंक्लूजन पर, एक सहमति पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। चलिए प्रियंका मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।